नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे और ये जो एसओएफ फाउंडेशन का सैम्पल पेपर है वो आपको ओलंपियाड का सैम्पल पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मेनली क्लास 8th का है और जो टॉपिक है वो साइंस है, साइंस का ओलंपियाड है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टाइम आपको टोटल मिलेगा 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, मतलब बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, मतलब 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो गई। इसके बाद साइंस जो है मेनली अगर आप देखेंगे क्लास 8th की साइंस यहाँ पर आती है और उसकी प्लेलिस्ट हम लोग ने प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में लगा दी, उसको आप जाके देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें साइंस के आपको 35 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे और साइंस का जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, मतलब 35 मार्क्स किसके हो गए, आपके साइंस के अकेले हो गए। इसके बाद अचीवर सेक्शन जो है, अचीवर सेक्शन में भी साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है कितने मतलब 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स हो गए। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, 35 क्वेश्चन ये हो गए 40 और 10 क्वेश्चन हो गए 50। इसका मतलब 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको एक सैंपल दिखाएंगे, सैंपल पेपर जो इस बार का आया है किस तरीके का पेपर रहता है। एज इट इज सेम बिल्कुल यही पैटर्न आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जो सिलेबस, जो पहला सेक्शन है उसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग देखने को मिलेगी। सेकंड में क्योंकि साइंस था तो साइंस में जो भी चैप्टर्स हैं जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोल पेट्रोलियम हो गया, कंबशन फ्लेम हो गया, मतलब क्लास 8th एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सारे चैप्टर्स वही हैं जो क्लास 8th एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं। और जो सेक्शन 3 है क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, बाकी जो चैप्टर्स हैं वही हैं जो सेक्शन नंबर 2 में है, मतलब क्लास 8 साइंस के। तो पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया हम लोग ने। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया 3 पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो। तो आपको 3 पोजीशन दिखाई पड़ रही होंगी डाइस की। पहला डाइस कुछ इस तरीके से रखा है, उसी डाइस को थोड़ा सा पलट दिया गया तो ये डाइस ऐसे बदल गया और उसी डाइस को थोड़ा बदला गया तो डाइस कुछ इस तरीके का हो गया। डाइस मतलब होता है पासा। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 1। तो 1 के अपोजिट आपको बताना है कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन में देखा करिए कि जहां पर 2 नंबर मैच कर रहे हो क्या ऐसे 2 कोई डाइस हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर, देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 2 मतलब 4 तो मैच कर गया, लेकिन क्या कोई एक और नंबर मैच कर रहा है इसमें, तो 1 है, 6 है, 3 है, 5 मैच नहीं कर रहा है। तो आप सेकंड और थर्ड को मैच करिए। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब 5 और 5 सेम हो गए। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब 4 और 4 भी सेम हो गए। तो बचा क्या, इधर 1 है और इधर क्या है, 6 है। तो 1 के अपोजिट क्या है, इसका मतलब 6 है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको वाटर इमेज बतानी है। आपको 2 तरीके की इमेज पूछी जाती है, पहली मिरर इमेज पूछी जाती है और दूसरी वाटर इमेज पूछी जाती है। वाटर को नीचे माना जाता है तो उस हिसाब से जो इमेज बनती है वो क्या होगी। अब देखिए इसके पीछे भी कोई तरीका नहीं है, थोड़ा इमेजिनेशन ही है आपका। अगर आप इमेजिन कर ले जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है वाटर इमेज, इसमें से करेक्ट कौन सी है, करेक्ट वाटर इमेज पूछा गया है और इसकी पूछी गई है जो आपको इमेज बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट यहाँ पर है, ऊपर है, तो ये डॉट किधर चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चला आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बॉल बनी हुई है, ठीक है। ये बॉल पलट जाएगी और नीचे आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पर बॉल आ गई। इसी तरीके से आपके पास ये जो जे कुछ इस तरीके का दिख रहा था, अब जे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा इसी साइड में। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। इधर ए था तो ए ऊपर पहुंच के पलट जाएगा, तो देखिए ए भी पलट गया। और ये जो पूरा आपको सेंटर का पोर्शन दिखाई पड़ रहा था, ये जो है ये भी आपको ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल पलट के किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इसकी वाटर इमेज है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे वो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी 100% गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ भी दिया गया, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया, इन द गिवन वेन डायग्राम,
आपको एक वेन डायग्राम दिया है, मतलब यहाँ पर ए है, ए का मतलब क्या है, जो ए बना है इसका मतलब है कि इसमें जितने लोग हैं वो सबके सब क्या हैं, एजुकेटेड हैं। इसके बाद जो एक बड़ा सर्कल दिया है, इसमें जो लोग हैं वो क्या है, एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इसके बाद जो ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बना है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो लोग आ रहे हैं वो जॉब में कन्फर्मेशन उनका हो चुका है, ठीक है। अब पूछा क्या गया, पूछा गया है फाइंड द रीजन, मतलब आपको इस फिगर में एक ऐसा रीजन बताना है जहां पर पर्सन जो हो एजुकेटेड हो, ठीक है, एंड एम्प्लॉयड हो, मतलब उनके पास एजुकेशन भी हो, उनके पास नौकरी भी हो, लेकिन नॉट कंफर्म्ड इन दी जॉब। मतलब वो क्या हुआ, देखिए एजुकेटेड भी है, एजुकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेटेड का मतलब उसमें ए भी आ रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयड भी है, इसका मतलब ये वाला सर्कल भी आ रहा है बड़ा वाला, लेकिन कौन सा नहीं आना चाहिए, तो ट्राइंगल वाला नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्पेस दिखाई पड़ रही है, तो देखिए ए भी आ जाए, ठीक है, मतलब ए का भी पोर्शन हो, ये जो ए वाला है इसका बी का भी पोर्शन हो, ठीक, और किसका पोर्शन ना हो, तो इस ट्राइंगल का पोर्शन ना हो। तो ट्राइंगल का पोर्शन कहाँ नहीं है, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप समझें, सर्कल में भी हो, इस वाले सर्कल में भी हो, बस ट्राइंगल ना हो। तो देखिए पहले दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन देखिए कहाँ पर है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो इतना वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है, ये दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो पोर्शन हमने हाईलाइट किया, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें लोग एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए उसको हटाना पड़ेगा, और कंफर्म जॉब में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब डी को हटाना पड़ेगा। तो डी के अलावा बाकी जो भी है, इसका मतलब क्या बचा, इसमें केवल बी बचा ना, तो बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। तो इसलिए हम लोग किस पे आ जाएंगे, इसका सी ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो कोई भी इसमें पूछा है तो आपसे, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बीज के बारे में बताया गया है, विच आर नॉट कैरिंग हनी। तो मतलब जिनके पास हनी नहीं है, वो अपने जो भी उनके पास मतलब ये कह सकते हैं जो भी उनकी विंग्स होते हैं उसको फ्लैप करती हैं, और किस फ्रीक्वेंसी से, 440 हर्ट्ज। मतलब जिसके पास नहीं है विंग्स, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से फ्लैप कर रही हैं, 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वो अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं। लेकिन कहा गया जो कैरी कर रही हैं हनी, मतलब जो है हनी कैरी कर रही हैं, ऐसी फ्लाई जो हैं, वो जब विंग्स फ्लैप करती हैं तो कितने हर्ट्ज से करती हैं, तो वो करती हैं 300 हर्ट्ज से, ठीक है, ये वो हैं जिनके पास हनी है। कहा गया द साउंड मेड बाय बीज विच आर नॉट कैरिंग हनी। अब जो हनी जो नहीं कैरी कर रही है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 440 हर्ट्ज है, मतलब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई ना, तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो पूछा, आप देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में नहीं दिया है, पिच के फॉर्म में दिया है, लाउडनेस के फॉर्म में दिया है। यहाँ पर आपका क्लास 8th का नॉलेज आता है, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, पिच जो है, ठीक है, पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। अब अगर इसी में लाउडनेस है, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लाउडनेस होगी। अब सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पूछा गया था नॉट कैरिंग हनी, जो हनी कैरी नहीं कर रही हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा थी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द प्रेशर ऑफ वाटर नियर द बॉटम। अब देखिए वाटर का आपको प्रेशर बताना है जो बॉटम पे, जैसे आपको एक डैम मान लेते हैं, हम लोग बना देते हैं, जैसे मान लीजिए एक डैम है, ठीक है, एक डैम बना दिया गया, ठीक। अब क्या होगा, इस डैम के अंदर वाटर भरा होगा, पानी है मान लीजिए। अब पूछा गया है ये जो प्रेशर है, कहाँ पर प्रेशर है, बॉटम ऑफ द डैम, मतलब इस पॉइंट पे, इस इन सब पॉइंट्स पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पूछा गया है। तो पहला दिया गया डेप्थ ऑफ वाटर। अब समझिएगा, पानी जितना ज़्यादा गहरा होगा, मतलब पानी का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वेट लग रहा है, ठीक है। तो डेप्थ जितना ज़्यादा होगी, अब यहाँ पर डेप्थ की बात करी गई, डेप्थ कहाँ से देखेंगे, ऊपर से। अब डेप्थ मतलब मान लीजिए इतनी ही डेप्थ होती तो प्रेशर कम होता, ठीक है। तो डेप्थ अगर आप देखेंगे, डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइट नहीं बोली गई, डेप्थ बोली गई, तो इसका मतलब ये है, ये तो डिसाइड करेगा प्रेशर को। बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी देखिए क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिजर्वायर, और अगला कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर, और चौथा कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी, अब डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वाटर की,
उतना ही वेट जो लग रहा होगा या जो प्रेशर लग रहा होगा बॉटम पे वो उतना ही ज़्यादा होगा। कम डेंसिटी का पानी होगा तो वाटर मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा लग रहा होगा वो भी क्या है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। कहाँ पर, बॉटम ऑफ द टैंक पे, ठीक है, या बॉटम ऑफ द जो भी डैम बना उस पे। तो कौन डिसाइड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर, तो वो बी ऑप्शन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिजर्वायर। इस पे प्रेशर जो होगा डैम का, मतलब डैम पे जो नीचे प्रेशर लग रहा है उसके बेस पे, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ रिजर्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपको तीन चार आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सब्सटेंस विच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। जहां पर बहुत तेजी से कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, इसका मतलब क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है क्या वो रूम टेम्परेचर से हायर है, नहीं। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर से कम होगा तभी तो स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, मान के चलते हैं, इसमें गर्मी चल रही है तो 40 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं रूम का टेम्परेचर है। तो अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन में जो भी आपके पास सब्सटेंस है आग लगी उसमें घर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था मान के चलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तभी तो आग लगेगी, तभी तो स्पॉन्टेनियस कंबशन उसका होगा। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन के केस में जो भी फ्यूल होता है या जो भी सब्सटेंस होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन इज स्पेशल कंबशन रिएक्शन एट बॉडी टेम्परेचर। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, स्पेशल कंबशन रिएक्शन होती है बॉडी टेम्परेचर में, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे कहा गया फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन। अब आपको पता होगा जो रस्टिंग होता है, ठीक है, रस्टिंग बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो इसीलिए उसको किस में रखा गया है, स्लो कंबशन में रखा गया है, बिल्कुल सही है। और आखिरी स्टेटमेंट इसी में दिया गया, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कंबशन में क्या होता है, कंबशन में हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो जहां पर भी हीट रिलीज होगी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जहां हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, तो पहले को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिशफलिंग गिव्स द टर्म दैट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन सॉइल बाय द हैंड। देखिए, जब मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं सीड्स को मैदान में या खेत में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आप देखेंगे तो एक जंबल वर्ड दिया, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग पता है क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अब आपको दिखा देते हैं कैसा जंबल वर्ड दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका जंबल वर्ड है, आप देख पा रहे होंगे। ब्रॉडकास्टिंग जो बनेगा वो इससे बन जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया। 8th क्वेश्चन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको बताना है इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। तो कॉलेरा बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है तो गलत हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है तो ये तो सीधे ही गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉलेरा बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया है, मीजल्स बैक्टीरिया नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉलेरा बैक्टीरिया है, एंथ्रैक्स भी बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें वायरल डिजीज है केवल, या पूछ सकते हैं इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जो प्रोटोजोअन डिसीज है। तो ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन को बदल के पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है यहाँ से कि कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। और इसके बाद एक काम ये जरूर करिएगा कि हम लोग की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8th साइंस एमसीक्यू की, वो पूरी गो थ्रू कर जाइए, आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको एक यहाँ पर फिगर दिया है, रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर देखिए क्या सबसे ऊपर क्या निकलता है, पी निकल रहा है, यहाँ क्यों निकला, गैसेज है।
ये R निकला, यहाँ पर S निकला, मतलब अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो क्या निकल रहा है, T निकल रहा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से निकलता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है, वो सबसे नीचे रहता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर भाग जाता है, मतलब गैसेज है मेनली, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर P इज यूज्ड इन LPG। अब देखिए P जो है वो कहाँ पर है, P सबसे ऊपर है, और P कहा गया LPG में क्या यूज होता है, बिल्कुल गलत है। LPG में अगर आप देखेंगे ब्यूटेन निकलती है, ब्यूटेन होती है उसमें, और यहाँ पर जो P बन रहा है ब्यूटेन नहीं है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। QRS ऑल आर यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स। अब यहाँ पर QRS की बात करी गई है, अब डोमेस्टिक फ्यूल में QRS थोड़ी ना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे पेट्रोल भी है, डीजल भी है, तो डोमेस्टिक फ्यूल क्या है पहले इसको समझ लीजिए। डोमेस्टिक फ्यूल हालांकि अब तो नहीं यूज होता, लेकिन डोमेस्टिक फ्यूल में पेट्रोल और डीजल नहीं आता। इसमें क्या आता है, इसमें या तो LPG आएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ब्यूटेन आ जाएगा, या केरोसिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड देखिए क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो आपको पता है सबसे नीचे जो है उसकी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब T की सबसे ज्यादा हो गई। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सबसे मतलब यहाँ S था, फिर R था, फिर Q था, और फिर क्या था, P था। तो जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल सही ऑर्डर दिया गया है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, P की है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी। तो जो T है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये है क्या, पैराफिन वैक्स है, और इससे क्या बनती है, मोम बनती है, ठीक है। जो कैंडल होती है उसकी मोम इसी से ही बनती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको कॉस्मेटिक्स और इन सब चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग को नहीं जाना। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 2 क्या है इसमें गलत है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, वो क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, रेफर टू द गिवन फिगर्स XYZ। आपको फिगर दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया X है, Y है और Z है। अगर आप NCERT देखेंगे तो वहां पर जो बैक्टीरियाज बने हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज का बाकायदा डायग्राम बनाया गया और बताया गया है कि जो एक तरीके से टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। दही में जो बैक्टीरिया पे लैक्टोबैसिलस जो पाया जाएगा उसका शेप क्या होगा, तो उसको आप वहां पे जाके थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डायग्राम्स बने होते हैं NCERT में उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफे, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफे, ठीक है, TYPHA। ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड क्रिएट करता है, जो टाइफाइड कॉज करता है। उसका शेप बिल्कुल सही दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो पहला पेपर था, सैम्पल पेपर, हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको फिर बता देते हैं, जो हर एक साल के सैम्पल पेपर्स रहे हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसमें जितने भी MCQs हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आप सच में SOF ओलंपियाड को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैथमेटिक्स का, GK का, सोशल साइंस का, कंप्यूटर का, सबके हम लोग सैम्पल पेपर इसी तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।